तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चांद हमेशा अकेला ही होता है। तुम्हें किसने कहा तुम चांद हो? याया को तो जैसे पतंगे लगे थे। मेरी माँ कहती थी। अहमद गहरा मुस्कुराया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दिल नहीं लग रहा यार। याया ने गहरी सांस भरी। तो निकाला क्यों था? वो हंस पड़ा। शुक्र है, हंसे तो सही तुम। वैसे मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? याया ने आईब्रो उचकाई। नैना इकबाल पर तुम्हारी फैमिली का रिएक्शन और सब कुछ। उससे सादा से अंदाज में कहा। याया को उसके लहजे में किसी किस्म का कोई तंज महसूस नहीं हुआ था। मतलब तुम जासूसी करते हो हमारे घर की? नहीं, मैं जहाँ होता हूँ वहाँ के पल पल की खबर रखता हूँ। और ऐसा क्यों? मेरी आदत है। बहुत बुरी आदत है। वो तू बतू बोला। एएसपी हमेशा जी बुरी आदतें नहीं पालता और अच्छी आदतों से उसकी हास नहीं बनती है। एएसपी? याया को झटका लगा। हाँ। क्या आर्यन अंकल ने नहीं बताया तुम लोगों को? नहीं। वो अभी भी हैरानी से अहमद को सरिता पैर देखते बोला। तुम पुलिस इंस्पेक्टर तो कहीं से नहीं लगते। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ आर्यन सर की बेटी का बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। नहीं, मेरा मतलब था। इस मतलब को छोड़ो, ये बताओ मसला क्या है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अहमद के सवाल पर याया को एक बार भी हैरानगी हुई। क्या था वो शख्स? दिल नहीं था? क्या उसके पास वो उसकी इतनी बार इंसल्ट कर चुका था और वो अभी भी उससे इतनी नरमी से बात कर रहा था? तुम क्या मदद करोगे मेरी, जब मेरे खुद के माँ बाप और भाई ही मेरा यकीन नहीं कर रहे? उसके लहजे में सालों की थकन थी। अहमद देख के रह गया। यार, ऐसा क्यों होता है? क्या हम लड़कों की कोई फीलिंग्स नहीं होती? एक लड़की हमसे मोहब्बत कर ले तो हम पे ये फर्ज तो नहीं कि हम भी उससे बदले में उससे मोहब्बत करें? मोहब्बत के अलावा और भी कई जज्बात होते हैं, और वो मेरी अच्छी दोस्त है। याया की नसें खिड़की की तरफ उठी। मैंने कभी स्नो से नहीं कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। क्या करूँगा? वो बुरी लड़की नहीं है। उस जैसी लड़की शायद ही दुनिया में कोई होगी। मगर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उसने अपने कदम पीछे नहीं लिए, और आज बेकसूर होते हुए भी मैं कसूरवार बन गया हूँ। और उमाइमा शाह की उस मोहब्बत का मुजरिम करार दिया जा चुका हूँ, जो मैंने उससे कभी की ही नहीं, बगैर किसी जुर्म के। लहजा भर आ गया। सब दूर हो गए हैं मुझसे। मेरी दोस्त ने मुझे छोड़ दिया। माँ बाप यकीन नहीं कर रहे। कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। और और वो ब्लैक रोज, वो भी मुझे गलत समझ रही है। आंखों में जगमगाते मोती गिरते शर्ट का कॉलर भिगो रहे थे। क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो शिद्दत से रो दिया। अहमद को उस पर तरस आने लगा। बगैर कुछ कहे उससे उसे सीने से लगा लिया। तुम बुरे नहीं हो याया। हालात गलत समत मुड़ गए हैं, मगर मैं अपने बड़ों की हवगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। उसके रोने में मज़ीद शिद्दत दर आई। यार, तुम एंग्री यंग मैन ही अच्छे लगते हो। ये रोते धोते बहुत बुरे लग रहे हो। या आंखें मलता जरा सा मुस्कुराया। वक्त लगेगा मगर सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ज्यादा वक्त ना लगे, वरना मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। वो फीका सा मुस्कुराया। इसीलिए मैं कहता हूँ मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। मुझे आंखें पढ़नी आती हैं अमर, तो ज्यादा ना बोलो। याया ने जैसे वार्निंग दी। क्यों? तुमने मेरी आंखों में क्या पढ़ लिया है? यही कि तुम ब्लैक रोज को पसंद करते हो? नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था। मुझे इस करियर में एक अरसा होने को है, मगर आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मगर वो लड़की अजीब है। उसमें कोई ऐसी कशिश है जो इतनी ताकत रखती है कि मुझ जैसे मजबूत असाब के मालिक को भी अपना असीर कर गई। वो वाजबुल मोहब्बत है। वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम पहले नहीं हो जिसने ऐसा कहा है। याया भी मुस्कुराया। वो वाकई है। बचपन से सबकी फेवरेट रही है। घर वालों से लेकर पड़ोसी और स्कूल वालों तक सब उसकी हरकतों के फैन रहे हैं। याया बोल रहा था और अहमद चांद को देखता उसे सुन रहा था। ये जाने बगैर अक्सर उस चांद की कशिश में खोकर लोग ऊंचे ऊंचे ख्वाब बुन लेते हैं, जो बिल्कुल उस सातवें आसमान की तरह होते हैं, जिन तक पहुंचना हम इंसानों की पहुंच से बाहर होता है। मलिक विला का तमाम जुनूनी हुजूम इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। शाहजहाँ अकेला बैठा चाय पी रहा था। तभी सीढ़ियों से उमाइमा वाइट कलर के फ्रॉक में मलबूस डाइनिंग टेबल की तरफ आई। सबको यकजा सलाम किए वो अपनी नशिस्त पर बैठ गई। सब खुश होने के साथ हैरान भी थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था उमाइमा इतनी हिम्मत का मुजाहरा करेगी और उन सबके साथ याया की मौजूदगी में नाश्ते की टेबल पर उनके साथ बैठेगी। भाई, आप बात करेंगे या मैं बात करूं? ताहा ने टू टो ऊंची आवाज में कहा, मगर लहजे में अजीब सा सर्दपन था, जिसे महसूस करते सब उसकी तरफ मतवजा हुए थे। मुरसलीन उसका आंख बगोला चेहरा देखते
बात करने पर मुतमईन नहीं हुआ और घूमता नताशा की तरफ हुआ जिसके साथ अफाफ बैठी थी। आफाफ बेटा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मगर जवाब में सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। जी पूछें भाई। नताशा ने इससे पहले मुरसलीन को इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। वो भी मुश्ताल हुई। बेटा, आप कल रात किससे मोबाइल पर बात कर रही थी? जहाँ मुरसलीन ने पूछा वहीं ताहा ने सबसे मुठियां भींच लीं। भाई वो मैं अपनी फ्रेंड। रात के 2 बजे कौन सी दोस्त से बात कर रही थी तुम? ताहा ने गुस्से से चिंगाटे टेबल पर जोर से हाथ मारा। अफाफ उछलकर नताशा के साथ चिपकी। नताशा मुरसलीन की नजरों का मफहूम समझती अफाफ की तरफ पलटी। क्या ये सच है अफाफ? मुझे बताओ किससे बात कर रही थी तुम? नताशा ने बराए नरमी मगर संजीदा लहजे में सवाल किया। नताशा आप भी अब गुस्सा नहीं करें। अगर वो फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो मज़ीद कुछ कह दी। ताहा ने एक वर्का नताशा के सामने रखा और वो उसकी कॉल लिस्ट थी जिसे देखते उमायमा से अपनी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी जबकि नताशा और ईसा भी अब हैरत से उसे देखने लगी। कौन है ये लड़का अफाफ? नताशा की लहजे में सख्ती धर आई। याया वहाँ से उठ गया। आप ही ये मेरा फ्रेंड है बस। वो रोने की करीब थी। ताहा की गुस्सेली नजरों की तपिश उसके वस्खान अदा कर रही थी। हम लाइब्रेरी में मिले थे। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मुरसलीन के सवाल पर जहाँ ताहा की आंखों में खून उतरा वहीं अफाफ ने झट से नफी में करते रह लाई। वो मेरा दोस्त है भाई और बस। कहते वो रो दी। ईसा ने उसे साथ लगा लिया। मगर ये दोस्त भी ना रहे, इसे बता दें भाई। अगर मुझे मालूम हुआ इस लड़के से किसी भी किस्म का रब्ता है तो मैं उसे जान से मार दूंगा, और ये भी मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगी। कॉल लिस्ट के टुकड़े टुकड़े करता वो तनफन करता निकल गया। मैं समझाऊंगी, फिक्र नहीं करो। मुरसलीन को तसल्लिया में सहजे में कहती नताशा उठ गई। मुझे जाने दो, मैं इनका बंदा हूँ। इन्होंने खुद मुझे भेजा था मेरी जासूसी करने को। सट बर्फीले लहजे में जवाब आया। चेयर पे बंधे शख्स से बामुश्किल थूक निकला। खुदारा मुझ पर रहम खाएं सिकंदर सर। मुझे हर्ब दादा ने भेजा था। रहम खाना नहीं सीखा मैंने। आए तुम उनकी मर्जी से थे और अब तुम उनके पास वापस जाओगे, मगर मेरे तय करदा तरीके से। वो शर्टलेस उसके सामने खड़ा था। फिर एक तेज सार आला उठाया और उसकी पस्तियों के दरमियान इतनी बेदर्दी से घुमाया कि मुकाबिल की दर्दनाक चीखों से कमरा गूंज उठा। उस खंजर को वहीं छोड़े। वो जरा सा सा और फिर एक खंजर उसके दिल के मुकाम पर ऐसे चलाया कि वहां से गोश के लोटड़े उतरने लगे। उसके हाथ खून खून हो चुके थे। मुकाबिल की चीखों में कमी होने लगी मगर उसकी वहशत पहले ही दर्जे पर कायम थी। जब दिल के मुकाम से गोश्त उतर गया तो हाथ डालकर इंतहाई बेदर्दी से उसका दिल निकाला। वो शख्स तो पहले ही चोट पर मर गया था। वो तो सिकंदर आसिक मुगल की वहशत थी जिसे सिर्फ सुकून नहीं मिला था। मुझे मेरे काम में जरा सी भी मदखलत नहीं पसंद, और तुम पूरे के पूरे पाकिस्तान पहुंच गए। उसके बेसुध वजूद को ठोकर मारे उसकी दहशत ज़दा आवाज़ कमरे में गूंजी। इसे ऐसी ही हालत में हर्ब दादा तक पहुंचा दो। कहता वो रुमाल वहीं फेंके मेंशन से निकल गया। ताहम वापस वो होटल आया जहाँ उसने स्टे किया था। उसके मुताबिक इस मेंशन में उसका दम घुटता था। वो वापस आया। लॉबी से होता अपने कमरे में जा बंद हुआ। हाँ, मुझे लगता है ये मॉन्स्टर फिर किसी को सूली पर लटका कर आ रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। शाहान उसके हाथ पर खून देखते बोला। वो दोनों लॉबी की बड़ी सी दीवार की ओट में खड़े तबसरे कर रहे थे जो बिन बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान तो आ गए थे मगर अब सिकंदर के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे हाँ शुक्र किया करो कि ये मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह मुंह से आग नहीं निकालता। इनाया की इतनी संजीदगी पर याहान ने माथा पीट लिया। हाँ तो सही कह रही हूँ, वरना तो उसे गन की भी जरूरत न पड़ती, चलाकर ही भस्म कर डालता। वैसे पॉइंट है तुम्हारी बात में। उसी कमरे पर नजर रख के खान ने जरा सा हिस्सा डाला मगर फिर वो हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। याहान के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। यार, कितनी बार कहा है, नहीं चाहिए हमें इस होटल में कमरा। वो देखे बिना बोला। हाँ हम बस यहाँ से व्यू चेक कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे। इनाया भी बोली। मेरे कमरे का व्यू यहाँ के व्यू से बहुत शानदार है। उस भारी आवाज़ पर वो दोनों उछलकर सीधे हुए। वो इस वक्त रोलिंग चेयर पर बैठा चेहरे पर हाथ रखे एक आईब्रो उचकाए सामने खड़े उन दोनों बहन भाइयों को खतरनाक तेवरों से घूर रहा था। आप दोनों बातें करें, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, ये सुकड़पन कहीं और दिखाना। चुपचाप खड़ी रहो अभी। सिकंदर इतनी तेज आवाज़ में धाड़ा
अनायरा यहान के पीछे जो भी हकीकत थी, उसे दुनिया में सिर्फ सिकंदर के गुस्से से डर लगता था और उसके आदाब से हमेशा उसका 5 मिनट बड़ा भाई उसे बचाता आया था। हमें आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए? मैं क्या 10 साल का बच्चा हूं जिसकी तुम्हें फिक्र सता रही थी? मेरे मना करने के बावजूद यहाँ कदम रखने की जुर्रत भी कैसे की तुमने? जानते भी हो कितने दुश्मन भरे पड़े हैं यहाँ हमारे। अगर हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अनायरा छुपी हुई बोली। वो तुम दोनों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ क्यों नहीं रहे तुम दोनों? कुछ नहीं होगा, आप प्लीज हमें यहाँ रहने की इजाजत दे दें। मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। यहान के जिद्दी लहजे पर आखिर सिकंदर को हार माननी पड़ी। ठीक है, मगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहोगे, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। ओके, डन हो गया। यहान खुशी से उछल पड़ा। मैंने यहाँ जॉब ढूंढ ली है तो उसकी बदौलत मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। और तुम्हारी बहन? मैं तो यहीं रहूंगी, मुझसे किसी की चाकरी नहीं होती। वो हवा में हाथ चलाती नरूठेपन से बोली। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ये ना हो मैं तुम्हारे हाथ पांव काट कर फेंक दूं, फिर अपना ये सस्ता शौक भी पूरा कर लेना। सिकंदर की गजबनाक आवाज पर अनायरा के पसीने छूटे। कोई काम हो तो कॉल कर लीजिएगा, कहते उससे भागने वाली की। झल्ली है एक नंबर की। जहान हंसिया। आपने कुछ सोचा है उस लड़की को कैसे अगवा करेंगे? मैंने अगर उससे अगवा ही करवाना होता तो वो पाकिस्तान कभी ना आता यहाँ। तो आप क्या करने वाले हैं फिर? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज और हर दादा के लिए शॉकिंग न्यूज़ है, विद धमाका। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी उभरी। जहान ने बदसुतूर हैरियत की दुआ मांगी। मुझे उस लड़की की वजह से पाकिस्तान आना पड़ा। मैं 14 वर्ष का था जब यहाँ से गया था, और जिस दिन गया था उस दिन ही कसम खाई थी यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। आपको पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है? दिल में रखा कई बरस का पनपता सवाल आज जहान ने आखिर पूछ ही लिया। सिकंदर ने उसे देखते गहरी सैदा हवा के सपुर्द की। मैं पाकिस्तान से जाना चाहता था। मैंने खुद से वादा किया था मैं पाकिस्तान से निकल जाऊंगा हमेशा के लिए, और वो वादा मैंने खुद से 8 साल के बरस में किया था, मगर हमेशा नाकाम रहता था। फिर एक दिन हर दादा की शक्ल में मुझे एक ऐसा इंसान मिला जो इंसान तो था मगर दरिंदा सिफ्त। उससे मेरी मदद की मगर अपने मकसद के लिए। वो मुझे बाहर ले गया, ट्रेनिंग दिलवाई और मुझसे दिल छीन लिया, अपने जैसा दरिंदा बना दिया। उससे मुझे कुछ अरसे में बदल के रख दिया। कंचे खेलने की उम्र में मैंने गन चलाना शुरू कर दिया था। मैंने अपना वादा तो पूरा कर लिया, मगर अफसोस मेरी कसम टूट गई। उससे ग्लास डोर को धकेलते ताज़ा हवा को अंदर आने दिया। जहान को दिली अफसोस हुआ। वो उसके पास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, मगर इतना ज़रूर कह सकता था, वो भयानक था। किन सोचों में गुम हो गए हो? सिकंदर ने उसके सामने चुटकी बजाई। कुछ नहीं, आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? ये बंदा है और उसकी डिटेल। आज शाम तक इसका काम तमाम हो जाना चाहिए। सिकंदर ने उसके सामने फाइल रखी। अहमद शाह जी। जहान ने नाम पढ़ा। मगर ये है कौन? ये लिटिल एंजल का बॉडीगार्ड है। और ये लिटिल एंजल कौन है? जहान कंफ्यूज सा हुआ। डेविल के लिए लिटिल एंजल। वो तमस्सराना हंसा। कुछ तो अजीब था, मगर क्यों? जहान सोच के रह गया। इसका काम खत्म कराओ ताकि मैं उस तक बआसानी पहुंच सकूं। हो जाएगा एचएम। जहान ताबेदारी से कहता बाहर निकल गया। मोबाइल पर नंबर जगमगा रहा था। नंबर देखते ही अहमद ने झट से कॉल पिक की। आधे घंटे तक मुझे लेने के लिए आ जाना, हुक्म सादर किया गया। ओके मैडम। और उस दिन की तरह लेट मत होना, वरना इस बार सीधी शिकायत डैड को जाएगी। अहमद उसकी बात सुने हंसिया। वो एक ही दिन में ना जाने कितनी बार वो जुमला दोहरा चुकी थी। जैसा आप कहें मैडम। अहमद कहता बाहर की तरफ निकला ताकि वक्त से पहले पहुंच जाए। हाँ ओके, फिर मुझे मॉल भी जाना है। जी मैडम। सर, अभी अभी एक गाड़ी मलिक विला से बाहर निकली है। मास्क लगाए उस अनजान शख्स से कॉल पर यहान को मुहातिब किया। क्या ये वही शख्स है जिसकी मैंने तुम्हें तस्वीर भेजी थी? जी सर, वही है। उसके साथ गाड़ी में कोई और भी है? नहीं सर, अकेला है वो। ठीक है, जैसे ही कम हजूम वाली जगह पर उसे अकेला देखना तो शूट कर देना। गोली सीधा उसके दिल पर या दिमाग में मारनी है, ताकि मौके पर ही हलाक हो जाएगा। उससे कॉल डिस्कनेक्ट करते उसे सिकंदर की कॉल अटेंड की। कुछ पता चला उसका? वो मलिक विला में नहीं है एचएम, शायद वो बाहर है। खबर गलत नहीं होनी चाहिए यहाँ। खबर बिल्कुल दुरुस्त है और नायरा मुझे जैसे ही उसकी लोकेशन शेयर करती है मैं आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ लोगों का हजूम इकट्ठा था। वो एक खाली बड़ी सड़क थी। उसे इज्जा को कॉल मिलाई। या मैडम, मैं आ गया हूँ, आप बाहर आ जाएं।
उसे हवर करते उससे यूं ही नजर इर्द गिर्द दौड़ाई। दूसरी तरफ वो शूटर उसकी गाड़ी फॉलो करता वहां पहुंचा। गाड़ी से बाहर निकलते उससे याहान को कॉल मिलाई। सर वो यहाँ अकेला खड़ा है, काम तमाम कर दूं? अभी पूछ रहे हो तुम? और वो आगे कुछ बोलता। पार्क में खेलते बच्चे की बॉल आकर उसके मोबाइल पर लगी और शूटर का मोबाइल जमीन पर सो गया। वो बच्चे को डांटा, मोबाइल उठाने को झुका और उतनी ही देर में ईसा गाड़ी में बैठ गई जिससे वो देख नहीं सका था। हेलो, यस सर। जी सर, वो मोबाइल गिर गया था। जी मैं काम करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इधर बात खत्म करते उससे मुड़कर देखा जहां उनकी गाड़ी नहीं थी। वो दोनों मॉल के करीब उतरे। ईसा अंदर की तरफ बढ़ गई। एमर भी उसके पीछे पीछे था। ईसा हैंडबैग देखने लगी। मैम, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर मैंने तो अभी शॉपिंग मुकम्मल नहीं की है। वो कुछ भी सुने बगैर उससे कलाई पकड़े गाड़ी तक लाया और उसे अंदर बिठा दे गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ईसा तो जैसे गुस्से से पागल होने को थी। अहमद बिना कुछ सुने उसे बैक सीट पर बिठाए, वो फ्रंट सीट पर बैठा। उससे जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की अहमद को अपना शक सही साबित होता नजर आया। कोई गाड़ी वाकई उनका पीछा कर रही थी। मुझ पर गुस्सा बाद में करिएगा, अभी बैक सीट पर लेट जाए। हम पर कोई नजर रख रहा है। मैं नहीं चाहता आप उसकी नजर में आए। और अगर वो मुझे पहले ही देख चुका होगा तो? ईसा उसकी बात मानने के बजाय अपनी हाँकने लगी। अमर ने एक नज़र उससे देखते अभी स्टीयरिंग व्हील घुमाया था। गोली चलने की आवाज़ आई। शिट। अपने सामने से आती गाड़ी को देखते अमर ने गाड़ी रिवर्स से भगाई। मेरी शक्ल मत देखें, सीट के पीछे छुप जाएं फौरन। उस पर धारते अमर ने गन निकाली और सामने आती गाड़ी के टायर पर फायर किया। गाड़ी अपना तवाज़ुन खोकर सामने दीवार में लगी, मगर शूटर उससे पहले उन पर गोलियों की बौछार कर चुका था। ये असली के गुंडे कहाँ से आ गए हैं? ईसा चिल्लाई। क्यों, आपने नकली गुंडे ऑर्डर किए थे क्या? वो दांत पीस कर रह गया। कि वो तो थे, वो मिनमिनाई। शिट, ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? तुम मुझे मुसीबत कह रहे हो? वो पेट से चीखी। आप कुछ देर के लिए खामोश होंगी प्लीज, ताकि मैं इसे टिकाने लगा सकूं। उसकी तरफ मुड़ते जैसे ही अमर ने कहा, एक और गोली चली और गाड़ी के टायर में लगती गाड़ी के उलटने का आवाज सुनी। ईसा की चीख बुलंद हुई। अमर अपने जख्मी बाजू पर हाथ रख के दर्द से कराहता बाहर निकलता और ईसा को बचाता। कुछ पल की हुई खामोशी में फिर से शोर बर्पा हुआ। 3 मार्क्समैन वहां तेजी से दाखिल हुए थे। एक ने शूटर को शूट किया तो दूसरा ईसा की तरफ भागा। अहमद को वो गिरने पर लगे। वो जैसे तैसे बाहर निकलने लगा। ए हीरो, जान की सलामती चाहता है तो अभी अंदर बैठा रहे, वरना यहीं ठोक दूंगी। मार्ग से पीछे वो लड़की जो कोई भी थी, अमर को इस पल वो जहर से भी बुरी लगी थी। सिकंदर भागता ईसा की तरफ पहुंचा। गाड़ी का दरवाजा लात मार कर खोला तो सामने वो बेहोश मिली। माथे पर खून की लकीर कायम थी। हिजाब खुल गया। बाल चेहरे पर बिखर चुके थे। सिकंदर ने लब दांतों तले दबाए। उससे ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। अंदर उठते इश्तेहाल पर काबू पाते उससे ईसा का बाजू थामा और उसे गाड़ी से खींचकर बाहर रोड पर लाते अपने घुटने पर उसका सर टिकाया। नब्स चेक की, जो कि मध्यम चल रही थी। उसके माथे को हल्का सा छुआ। लिटिल एंजल। उससे सरगोशी की। ईसा ने जरा सी आंखें खोल ली थी। तो तुम यहाँ फिर से? वो हवास में लौटती उससे दूर होती चीख उठी। सिकंदर उसके रिएक्शन पर बदमजा होता उठ गया। तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करने आया था। उसने दांत पीस से कहा। जस्ट शट अप। ईसा आसपास के माहौल को देखते चीखी। फिर से शट अप कॉल? इनारा खिलखिलाई। मेरा बॉडीगार्ड कहाँ है? और तुम, ये सब तुमने करवाया है ना? हाँ, मैंने करवाया है, तुम्हारे बॉडीगार्ड को मरवाने के लिए। जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर हमला करवाने की? सिकंदर तो उसके जस्ट शट अप पर ही सर पकड़ कर रह गया। इनारा उन्हें देख रही थी। अहमद उससे गन झपटता खुद एक ही झटके से गाड़ी से बाहर निकला। वो कोई जवाबी कार्रवाई करती अहमद उससे गर्दन दबोचता। अपने शिकंजे में लिए गन उस पर तान चुका था। इज़ा मैडम को मेरे हवाले करो, वरना इसकी खोपड़ी में उड़ा दूंगा। अनहरा चाहती तो एक ही पल में खुद को उससे आज़ाद करवा सकती थी, मगर वो चेहरा उठाए उससे बस सकने लगी। इसे जाने दो। ध्यान आगे आया। तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारी इतनी फिक्र अच्छी लगी मुझे। उसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े सिकंदर का तमस्सर उड़ाता लहजा अहमद के तन बदन में आग लगा गया। ईसा को उसके सामने लाते उससे अहमद को देखा। जिंदा रहना चाहते हो तो ये नौकरी छोड़ दो। नहरा को उसकी गिरफ्त से निकालते सिकंदर ने उसे खुली धमकी दी। वो वक्त नहीं था। ईसा उसके साथ थी, वरना वो जवाब जरूर देता, मगर दे नहीं सका। आप परेशान क्यों हैं? क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए हान?
सिकंदर ने उल्टा सवाल किया। अगर उसे कुछ हो जाता तो? वो बेख्तियारी में बोल गया। इनेरा और याहान ने उसे एक दूसरे की तरफ देखा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा पाकिस्तान आना बेकार चला जाता। उससे गड़बड़ाकर अपनी बात मुकम्मल की। याहान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो लड़की अजीब है। हाँ, माफ़ी मांगता हूँ। सिकंदर की हैरत ज़दा आवाज़ पर उससे गर्दन उठाकर देखा। वो लड़की मेरी सोच से ज्यादा टेढ़ी है। तुमने देखा था, उसकी गाड़ी पर हमला हुआ था। बॉडीगार्ड जख्मी हालत में पड़ा था। शूटर की लाश जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। गोलियों की आवाजें, किसी अनजान शख्स का उसे डराना। यहाँ अगर कोई और लड़की होती तो अब तक खौफ के मारे जमीन बोस हो जाती। मगर हैरत हुई मुझे, वो लड़की मेरी आंखों में आंखें डाले निडर होकर खड़ी थी। वो आर्यान मलिक की बेटी है, एचएम। वो ये सब बचपन से देखती आ रही है। इनेरा ने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। नहीं, मगर मलिक विला में एक लड़की और भी है, उमायमा शाह। वो तो उसके उलट है जहां तक मुझे मालूम है। वो डरपोक किस्म की बहुत सेंसिटिव लड़की है। जहान भी बोला था। तुम बड़ा उस लड़की पर रिसर्च करते फिर रहे हो। इनेरा तंजिया बोली। ये रिसर्च मलिक विला के हर फर्द पर की है मैंने। हान ने तब कर कहा। लड़ाई खत्म करो और मेरी बात अब गौर से सुनो। अगले 2 दिन में बादशाह की बहन को यहाँ से इस्लामाबाद जेल में भिजवाया जा रहा है। क्या उसे सजा मिल गई? उम्र कैद सजा। सिकंदर ने मुख्तसरन कहा। बादशाह 1 हफ्ते में पाकिस्तान आ रहा है। उससे पहले उसने ये काम मुझे दिया है कि उसकी बहन को बाहिफाजत उनकी हिरासत से आज़ाद करवाऊं। तो क्या आप ऐसा करेंगे? हान फौरन बोला। सिकंदर हंस पड़ा। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ यहान जो मुझे करने के लिए कहा गया है। वो नहीं बताया जो मैं करूँगा। वो सिकंदर हाजिक मुगल था, अपनी मर्जी का मालिक। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता था उसकी मर्जी की वजह से क़यामत बर्पा हो या कभी ना ख़त्म होने वाली जंग। वो हर हाल में अपने दिमाग की सुनता था।